हेलो, मेरा नाम मेरीन इफ्तार काजी है। विजडम ट्री एपेक्स स्किल इंस्टीट्यूट के चैनल पे हम आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पे टीचर्स, स्कूल, एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम बात करते हैं। आपको हमारे पास गेस्ट होते हैं जो आपको नई जदीद टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक टीचर में कौन सी टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए अपने लेसन को इफेक्टिव बनाए, जो क्लासरूम में एक टाइम होता है उसको इफेक्टिव बनाए। वो ऐसी कौन सी चीज़ों पे अमल करें जिससे आपका जो क्लासरूम में जो आपको एक 45-30 मिनट्स का पीरियड दिया गया है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करें और कैसे आप एक इफेक्टिव लेसन प्लानिंग करते हुए बच्चों तक वो मैसेज पहुंचाएं। आइए इस पे बात करते हैं। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये 16 एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक टीचर ने, एक एजुकेटर ने इन 16 की पॉइंट्स पे वर्क कर लिया तो आपके लिए क्लासरूम कंडक्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। क्लासरूम को कंडक्ट करना एक बहुत आसान चीज़ है अगर आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स पे वर्क कर लिया, अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को जनरेट कर लिया। ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जिन पे वर्क करते हुए एक टीचर कामयाब हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। एक एजुकेटर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी होना बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आप बात कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस अंदाज में, किस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात को डिलीवर करें। सबसे पहले आपकी बात जो है वो जमी बनी चाहिए, ठीक है ना। एक कंक्रीट बात करो, कोइंसाइज बात करो। छोटी बात करोगे तो सामने वाला बोर नहीं होगा, बार बार रिपीट करने से अवॉइड करो। आप जब बात करते हैं तो आपका बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आपकी तरफ माइल हो, ना कि आपसे दूर भागे। आपकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए। एक चुभने वाली आवाज़ जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही होती। तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो सबसे पहला स्टेप है एक एजुकेटर के लिए, जिसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग, जो उस दिन आपने लेसन प्लान करके रखा हुआ है, आपके पास रिसोर्स मटेरियल, कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास कंटेंट नॉलेज है, आप उस पर बात कर सकते हैं, तो आपका लेक्चर एक कामयाब लेक्चर होगा, क्योंकि आपने नॉन स्टॉप वहाँ पे बोल सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी कोई बैकअप नॉलेज नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे और आप इधर उधर की बातें करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, जो लेक्चर आपका फेल हो जाएगा और बच्चों के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लेसन प्लानिंग के साथ आपका रिसोर्स मटीरियल होना चाहिए। लेसन आपने पूरा टाइम देके आपने एक एक मिनट को हाईलाइट करना है, एक एक मिनट को यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आपके पास 30 से 45 मिनट्स हैं तो उन 45 मिनट्स के अंदर आपको एक इफेक्टिव लेसन रिपीटेशन के साथ, क्योंकि आपको पिछले लेसन के साथ उसको कनेक्ट करना है, आपने नए लेसन का इंट्रोडक्शन देना है, आपने उसमें उसी में होमवर्क भी देना है, आपने उसी में क्वेश्चन आंसर्स, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो लेसन प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई नई टेक्निक, एजुकेशनल टेक्निक, जैसे कि आजकल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप उसमें कोई नई टेक्निक इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप इजी रहें और ओपन रहें फॉर अडॉप्शन। अगर आपने नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया तो वो आपके लेसन प्लानिंग को और ज़्यादा सहल बना सकता है और बच्चे के लिए एक मज़ेदार एक्सपीरियंस कर सकता है। बच्चे को जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। एक बोरिंग, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एजुकेशन दी जो आपका टीचर सेंटर्ड होगा, उससे बच्चा हमेशा बोर होके, उकता के और अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो हमेशा बस मजबूरी में पढ़ेगा और वो चीज़ उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। और टीचर का मकसद होता है कि जो भी लेसन दे वो लॉन्ग टर्म रहे। अच्छा, ऑन द स्पॉट एडॉप्टेबिलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं हुई, जैसे कि अगर आपको स्विच करना है, एक चीज़ बच्चे को बोर कर रही है, आप समझ रहे थे कि ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि वो चीज़ बच्चे को बोर कर रही है, तो उसको आपको इमीडिएट चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल हुए, जैसे कि अगर क्लास में उकताहट या कोई मसला आ रहा है तो आपको अपने थोड़े से पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करें, कोई जोक क्रैक करें, किसी बच्चे पे लेके कोई सी भी बात कर लें जिससे आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको जहाँ पे रुकना है आपको रुक जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे मूव करना है। और एक टीचर को लाजमी बच्चों की बेसिक नेचर का पता होना चाहिए, हर बच्चे की इंडिविजुअल नेचर का। ये एक उस्ताद के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ को यूज़ करते हुए हम
बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंस एंड एम्पैथी। देखिए क्लासरूम के अंदर अलग अलग किस्म के बच्चे मौजूद होते हैं, कोई बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, कोई नॉटी होते हैं, हर किस्म का बिहेवियर आपको क्लासरूम के अंदर मिलेगा। तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस साथ साथ एम्पैथी। एम्पैथी जो होता है मतलब आप उसकी जगह अपने आप को महसूस करो, उसकी प्रॉब्लम को महसूस करो। बच्चा किसी बैकग्राउंड से आए, किसी डिप्रेशन में, किसी टेंशन में, किसी और माइंड फ्रेम में, और हम उसको पुश किए जा रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द मूड स्विंग ऑफ योर स्टूडेंट। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं हुई तो मुश्किल ये होगी कि फिर आपका और आपके बच्चे के बीच में वो ब्रिज और रेपो नहीं बन पाएगा जो आपको लर्निंग के दौरान चाहिए होता है, वो चीज़ आपकी बन नहीं पाएगी। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जब लेक्चर डिलीवरी कर रहे होते हैं, आप पढ़ा रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, क्योंकि समटाइम्स बिहेवियर बहुत बुरे हो जाते हैं, समटाइम्स क्लास बहुत शोर करना शुरू कर देती है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ अगर दिमाग को सुकून में रखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि अब आपको कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करना है उनके ऊपर। पेशेंस और एम्पैथी के बाद हमारे पास आ जाती है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू बी ईयर। आपको एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव साइट भी होनी चाहिए, आपकी आंख भी एक्टिव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट इस वक्त पूरी क्लास में क्या कर रहा है, और आपको सुनते रहना चाहिए आवाज़ें, यानी जो एक पूरा शोर है ना, उस शोर के अंदर, उस शोर के दरमियान में जो आवाज़ें हैं वो भी आपको सुनाई देनी चाहिए। आपको इस कदर एक्टिव और इफेक्टिव होना है। अगर आप नहीं हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एक टीचर बैठा हुआ है, ठीक है, एग्जाम हो रहा है, टीचर बैठा हुआ है और वो बैठ के काम कर रहा है, उसका मुंह नीचे और वहाँ पे कुछ काम कर रहा है। अब पूरी क्लासरूम बैठी हुई है, एक बच्चे ने मोबाइल निकाल लिया है, वो टीचर को पता चल जाना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने मोबाइल निकाला है और वो चीटिंग कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि टीचर को अलर्ट होना चाहिए क्लास के अंदर, साथ साथ टीचर को एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, बच्चा जब आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो लेट हिम स्पीक। अगर आपने उसको बोलने नहीं दिया, अगर आपने उसको अलाउ नहीं किया, तो वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करेगा। आप उसकी बात सुनो और बहुत ही पेशेंटली सुनो और लेट हिम फिनिश। अगर वो फिनिश कर देता है इस बात को, उसके बाद आप उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाओ। अब सोल्यूशन पे हमारे पास आ जाती है बात प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने से पहले ही उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट आया ही क्यों है, और आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर एक चीज़ आपके सामने मौजूद है, आपको पता होना चाहिए वे आउट क्या है। आपके अंदर कोलैबोरेशन और टीम वर्क की स्किल होनी चाहिए, यानी किसी भी किस्म के स्टाफ के साथ मैनेज करना, किसी भी पेरेंट के साथ मैनेज करना, लोगों से किस तरह से बात करनी है, ये इंटरेक्शंस अगर आपको आ गए तो फिर आप किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। कोलैबोरेशन आपको होनी चाहिए कि आप एक एंटायर स्कूल के साथ एक क्लासरूम को कैसे लेके चल रहे हो, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहे तो आपको अपनी बात उनसे कैसे मनवानी है, आपको उनसे उसके साथ कोलैबोरेट कैसे करना है। पहले आप, जैसे अगर आपको अपनी मैनेजमेंट के साथ कोई मसला है, आपको समझ नहीं आ रहे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सबसे पहले आप अपनी एंटायर जो आपके और टीचिंग स्टाफ है, आप उनसे बात करोगे कि इस तरह का मसला आपके साथ भी है क्या, आपको लग रहा है ये चीज़ सही है। बात आप ऐसे करेंगे कि ऐसा नहीं कि फिर आपकी आगे शिकायत लग जाए, तो ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी। आपको बहुत स्मार्टली उनके साथ बात निकालने की कोशिश करनी है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको हेल्प आउट करे मैनेजमेंट या आपके जो प्रिंसिपल हैं या ओनर हैं उनसे बात करने में। तो आप जब बात करोगे आपको समझ आएगी कि आपको प्रिंसिपल से किस तरह से कम्युनिकेट करना है। फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो आप प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट नहीं लेके जा रहे, आप उसका होमवर्क करके जा रहे हैं। जब आप होमवर्क करके जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे जाके सही तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे ताकि वो आपकी बात को समझे और आपकी बात को एक्सेप्ट करें। के अंदर मेरे टीचिंग करियर के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे जो है जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते तो मैं उनके पेरेंट्स तक पहुँची, और ये चीज़ स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं थी। तो मैंने इनके रूल्स को चेंज किया, मैंने बात की, मैंने वहाँ से जाके उनकी डिटेल्स निकाली, उनके फॉर्म में से उनके पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया, और बहुत सारे बच्चे उनके मसले मैंने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके, सिर्फ पीटीएम की हद तक नहीं, मैंने उनके साथ फ़ोन कॉल्स पे भी कम्युनिकेट किया, और मैंने बच्चों को आउट ऑफ वे जाके पढ़ाया। तो उससे बच्चों के अंदर बहुत बेहतरी आई थी, और वो सेशन जो था मेरा सबसे बेस्ट सेशन रहा है।
اپنے پورے کریئر میں ٹائم مینجمنٹ کی بہت امپورٹنس ہے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. آپ کو ایک ایک منٹ کو بہت زیادہ افیکٹولی یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, آپ کو کس وقت کیا چیز کرنی ہے. ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کو بچوں کی اٹینشن بھی گریب کرنی ہے. ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کو بچوں کو پڑھانا بھی ہے, ان کو ریپیٹ بھی کرانا ہے, پرانے لیسن کے کچھ کوشچن آنسرز بھی کرنے ہوتے ہیں, ہمیں اگلے لیسن کا انٹروڈکشن بھی دینا ہوتا ہے, ہمیں ہوم ورک بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک ہی ٹائم فریم کے اندر ہم نے کرنی ہے تو افیکٹولی ہمیں ٹائم مینجمنٹ ایک ایک منٹ کو ویسٹ کیے بغیر ہم نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. بہت ضروری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. اور لائف کے کسی بھی حصے میں اٹھا کے دیکھ لو, جب وقت ضائع ہوتا ہے نا, وقت تو کبھی واپس نہیں آتا. ایک ٹیچر کو کریٹو اور انوویٹو ہونا چاہیے. کریٹیوٹی جنریٹ کرتی ہے جدت کو جو دوسروں کو پسند آتی ہے. نئی چیزیں, نئی ٹیکنیکس, نئے طریقے سب لوگوں کو بہت مزہ دیتی ہیں. پرانی چیزوں سے لوگ بور ہو جاتے ہیں. نئی نئی چیزوں کو آپ لے کر آپ کریٹو بنیں اور آپ ایک افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک بہترین انسان بن جائیں. نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیے کہ پڑھانا کیسے ہے, بچوں میں سے کیسے کام نکلوانا ہے آپ کو. بچوں کو ایکٹیویٹیز دیجیے, پروجیکٹس دیجیے تاکہ وہ مزے کریں, پڑھنے میں وہ انجوائے کریں. آپ کی ایکٹیویٹیز بہت ہی زیادہ انگیجنگ ہونی چاہیے جس میں بچہ انوالو ہو جائے. آپ بچے سے سوال بھی کریں, آپ بچوں کو اپنی چیزوں میں انوالو بھی کریں. آپ پریکٹیکل چیزیں لے کر آئیں. اگر آپ لا سکتے ہو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ سمندر میں سے شارک اٹھا کے لے آئیں, کم از کم آپ ایک ایکویریم میں ایک بول میں فش تو لا سکتے ہیں. تو ایک ایجوکیٹر کو کنٹینیوس ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ری انفورسمنٹ کی ضرورت. نئے جو ہمارے ایپس لانچ ہو رہی ہیں, نئی جو ہماری ٹیکنیکس لانچ ہو رہی ہیں, ان چیزوں کے اندر ہمیں کنٹینیوسلی انگیج رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں, مسلسل ٹرینڈ ہوتے رہیں, لوگوں سے بات کرتے رہیں, کسی نئی ٹیکنیک, نئی پروسیجر کی طرف جائیں اور ہم اپنے آپ کو بہت ایک افیکٹو ٹیچر بنائیں, ایک فیوریٹ ٹیچر بنائیں تاکہ فیوچر میں ہمارا ایک نام ہو. اور ہم نے معاشرے میں کتنے بہترین بچے, سویلائز سٹیزنس کو نیکسٹ کلاس میں بھیجنا ہے. ٹیچر سیکنڈ پیرنٹ ہوتا ہے, ہماری بہت ذمہ داری ہوتی ہے. تو بچے کو پڑھانا, اس کی تربیت کرنا, اس کے پرابلمس کو حل کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے تو ہم غلط سمجھتے ہیں. پرانے استادوں کی اسی لیے ویلیو ہوتی تھی کہ پرانے جو استاد ہوتے تھے وہ ہمیشہ آؤٹ آف باکس سوچتے تھے. وہ کبھی بھی لکیر کا فقیر نہیں بنتے تھے کیونکہ انہوں نے ہی تو یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اور اگر ہم تو ایک بہترین استاد بنیے, مثال قائم کیجیے تاکہ لوگ آپ کی مثال دیں کہ ان سے بہترین کوئی استاد نہیں ہے. ہم نے آج تک ان سے بہتر کوئی انسان نہیں دیکھا. تو سب کیونکہ ٹیچر بھی پہلے اسٹوڈنٹ تھا نا, تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے. اپنے استادوں کی گریجز اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں نکالیے گا. سو بی دا چینج. تھینک یو سو مچ. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ہمیشہ خوش رہیے اور چینج کے ساتھ اپنے اندر بھی چینج لائیے. اللہ حافظ. گڈ بائے.